अगर आप धर्म को राजनीतिक स्वरूप दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी दुकान चला रहे हैं। आप होते कौन है हमको बताने वाले, हम किसकी शरण में आए या नहीं आए, है कि नहीं? आप मुझे भी सफाई देनी पड़ रही है, तो सोचिए कि जो आम मुसलमान है उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। सर्टिफिकेट का तो पता है नहीं आपको, आज तक तो अपना सर्टिफिकेट नहीं दे सके, दुनिया को पढ़ाई का लेक्चर दे रहे हैं। और आप देखिएगा, लिख के रख लीजिए जेब में कि ये 2 इशू कश्मीर के लिए नहीं है और न राम के लिए है, ये हिंदी प्रदेश के नौजवानों की 2 से 3 पीढ़ियां बर्बाद कर देने के लिए। तो और बताइए क्या काम करें, भजन तो हमसे होगा नहीं। और इस पे मैं सकारात्मक बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा इस पे सकारात्मक। उनसे तो कोई नहीं कहता कि भाई कुछ 2 सवाल भी पूछ लिया करो सरकार से। आने वाले समय में अगर जनता ने इस मीडिया के खिलाफ नहीं लड़ा, वो बर्बाद हो जाएगी। ये बहुसंख्यक घर के लड़कों को दंगाई बनाने का टेलीविजन है। और ये 2013 का साल होता, अगर वो रात भर सड़क पे होते तो कैमरे लग गए होते कि ये मनमोहन सिंह सरकार की संवेदनशीलता है। मैं मीडिया के बारे में बोलता हूं तो लोग कहते हैं मोदी जी के बारे में क्यों बोलते हैं। मैंने कहा भाई मैंने मोदी जी के बारे में कब बोला? ऐसा तो रविंद्रनाथ टैगोर भी भारत विरोधी थे, उन्हीं का लिखा हुआ गाते हैं आप जनगण मन। अच्छा, मैं उन नेताओं से बहुत अच्छा हूं जिन्होंने जो अपने चंदे का हिसाब नहीं देते हैं। वो ट्रक पे जो लिखा रहता है ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, और पार्लियामेंट में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ जी ही रोए हैं। वो भ्रम में थे कि ये सेकुलर मीडिया है। प्रेम भैया करे श्री गणेश। यस स्टार्ट। एक तस्वीर वायरल हुई आपकी, हालांकि अमूमन लाखों लाख लोग इस तरह की तस्वीर के साथ छठ घाट की तरफ जाते हैं, लेकिन रवीश कुमार का ये तस्वीर देखना कि सर पे आप टोकरी लेके जा रहे हैं छठ घाट पे, उसको लेकर जो सोशल मीडिया पे भी ट्रोल करने वाले लोग हैं वो भी हों, या जो आपके इस नए स्वरूप को देखकर जो प्रतिक्रिया 51 लाख से अधिक लोग अभी तक उसको देख चुके हैं, इसकी वजह क्या आपको लगता है? मैं भी हैरान हूँ कि ये तो सामान्य सी तस्वीर है कि जो भी छठ में आता है वो दौरा उठाता है ना, जिसका भी जो घर वाला होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर इसको पोस्ट करने के बाद जिस तरह से कोई 40,000 से अधिक कमेंट्स आए, 3 लाख से अधिक लाइक्स आए, तो मैं सोचता रहा कि क्या है। और फिर ये जो खलियर लोगों की जमात है, IT सेल वालों की, वो लोग उस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। तो ये क्या है? तो कुछ बात जो समझ में आई, और जो लोग मुझसे मिलने आ रहे थे वो मुझसे जिस तरह के सवाल कर रहे थे, उससे ये समझ में आई कि 5.5 साल में अर्थव्यवस्था में यूं ही फेल नहीं हुए हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे काम नहीं कर रहे थे। ये काम इस पे कर रहे थे कि कैसे विपक्ष को या असहमति की आवाज को या सवाल पूछने वाले पत्रकार को की ब्रांडिंग एक तरह से इस तरह से कर दी जाए जिससे लोगों को लगे कि ये तो हमारा ही नहीं है। अलग अलग शब्दों के जरिए, एक ही शब्द से नहीं जिससे आप बोर हो जाए। तो कभी अर्बन नक्सल कहा गया, कभी एंटी नेशनल कहा गया, कभी एंटी हिंदू कहा गया। तो मेन फ्रेमवर्क वही है, एंटी हिंदू जैसा, कि जैसे हिंदू नहीं है। अगर आप धर्म को राजनीतिक स्वरूप दे रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी दुकान चला रहे हैं। आपको कुछ आता नहीं है तो इसी को लेकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा मंदिर है, शिव मंदिर है सोमेश्वर बाबा का। तो वहां में गए तो महंत जी से पूजा करने के लिए उन्होंने कहा पूजा में वहां चलिए, लेकिन हमने वहां तस्वीर नहीं खिंचाई। मैंने उनसे कहा कि मैं इनसे बड़ा नहीं हूं ना, जिनके यहाँ 5 लाख 6 लाख लोग जलाभिषेक करने आते हैं, मैं उनसे बड़ा तो नहीं। तो मैं किसको बताना चाहता हूँ कि मैं इनकी पूजा करने गया? ये तो बहुत सामान्य बात है। तो मुझे तो प्रचार करना नहीं है, तो वहां तस्वीर मैंने नहीं खिंचाई। और फिर मैंने कहा कि आप बुरा नहीं माने, कुछ चीजें अपनी अनुभूति के लिए होती हैं। तो आपने कहा, हमने करा लिया, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप किसी का ये पैमाना बनाते जाएंगे समाज में कि किसी की बात सही है या गलत है, वो ये पैमाना हो जाए कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, एंटी हिंदू हैं या प्रो मुसलमान हैं, इसका मतलब है कि 5.5 साल में इस समाज के सामान्य बौद्धिक विवेक को ध्वस्त करने का उन्हीं राजनीतिक दल ने कोशिश की जिस राजनीतिक दल पे सामान्य लोगों ने अपने विवेक से बहुत भरोसा किया। तो ये जनता के विवेक को ध्वस्त किया गया। उसके विवेक के साथ धोखा है कि जो आपको आपकी उंगली पकड़ रहा है कि आप उसे आगे ले जाएंगे, और आप उसका हाथ पकड़ के कुर्सी पे बैठ कर आप उसको धक्का मारते रहो, उस पर ही बात नहीं करते। तो इसीलिए वो तस्वीर जब लोगों तक फैलने लगी, कुछ लोगों ने कहा अच्छा आप फाइनली हिंदू धर्म की शरण में आ गए। आप होते कौन है हमको बताने वाले हम किसकी शरण में आए या नहीं आए, है कि नहीं? आप होते कौन है हमको बताने वाले हम किसकी शरण में आए या नहीं आए, है कि नहीं? लेकिन एक और आज से ट्रोल करना शुरू किया कि भाई राजनाथ सिंह को लेकर जब वो गए थे राफेल वाले, हाँ, उसमें रवीश जी जो बड़ी टुटका को लेकर सवाल करे, तो हमने तो कुछ बोला नहीं था उसमें। वो मेरे लिए वो फालतू विषय था। मुझे मालूम था कि वो मूल सवालों पे जवाब नहीं देने जा रहे हैं, तो वो टुटका कर रहे हैं भटकाने का। कर्मकांड, परंपरा, धर्म, इन सब में बड़ा अंतर किया गया है। महापुरुषों ने, संस्कृत के आचार्यों ने, राजा राम मनोहर राय, ज्योतिबा फुले से लेकर सबने बड़ा अंतर किया है। तो वो ये गेम नहीं चलने वाला है। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक इमेज बनी या बनाने की कोशिश हुई कि आप जब कोई मुस्लिम का मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटती है तब आप उसको प्राइम टाइम में भी लेते हैं, अपने वॉल पे भी लिखते हैं, लेकिन जब तिवारी की हत्या हुई तो आप बड़ी खामोश रही। हिंदुओं पर अत्याचार होता है, पहले ही दिन दिखाया था, उसके बाद भी 10 मिनट की लंबी स्टोरी दिखाई। मैं देखना चाह रहा था कि इसमें इन्वेस्टिगेशन का क्या, क्योंकि उन्हीं की सरकार है, तो मैं देखना चाह रहा था। और वो तुरंत सरकार वो एक्शन में, पुलिस एक्शन में भी आगे अरेस्ट करने लगी। नहीं करती तो मैं छोड़ता नहीं, बहुत बुरा हुआ उनके साथ। वो मेरे चुप रहने का सवाल नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि वो लोग कैसे चुप हो गए जो तिवारी के साथ खड़े थे, कि तिवारी की सुरक्षा हटा ली गई या कम कर दी गई और हत्या कैसे हो गई। तो जो लोग मुझसे पूछने वाले थे उनको तो सरकार से पूछना चाहिए था, कुछ सरकार कहते कैसे उसकी हत्या हो गई। तो मुझसे पूछ रहे हैं ना, मैं रक्षा मंत्री हूं ना उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं।
सवाल आपको, मुझे गेम समझ में नहीं आता है। आपको सवाल तो सरकार से पूछनी चाहिए थी ना। तो मैं ये तो देख रहा था कि आप चुप हो, अपने सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हो, मुझसे सवाल पूछ रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपने समर्थकों का बौद्धिक स्तर, विवेक ध्वस्त करके इन लोगों ने अच्छा नहीं किया है। 2-3 चीजें आपने भी महसूस किया कि मुसलमानों को लेकर जो धारणा बनती जा रही है समाज में, इसकी क्या वजह है? ये बहुत मेहनत की गई, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है कि आप किसी की बात को गलत साबित करने के लिए आप उसको मुसलमान बना दें। आप मुझे भी सवाल सफाई देनी पड़ रही है, तो सोचिए कि जो आम मुसलमान है उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। यही मेहनत की गई है इन लोगों की तरफ से कि आप लगातार इनको हिंदू मुस्लिम के फ्रेम में रखो। और ये सिर्फ आईटी सेल ने नहीं किया है, राजनीतिक दल ने तो किया ही है, आईटी सेल ने किया है, और साथ में टीवी मीडिया ने किया। आप उसके स्क्रीन का रंग देखिए। मैं क्यों इसके खिलाफ बोलता हूं? देखिए, एक पहलू खान की हत्या हुई, लेकिन हत्या करने के आरोप में जो पकड़े गए, अगर आप इसको हिंदू मुसलमान के फ्रेम में देखें तो वो सब हिंदू थे। तो एक पहलू खान को की हत्या के लिए आपने 150 हिंदू लड़कों को दंगाई बना दिया। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई, उस पर तो सब चुप हैं आज तक, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो सुबोध कुमार सिंह के लिए तो मैं ही बोल रहा हूं, तो इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के लिए वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? कभी आपने देखा किसी आरएसएस के किसी नेता को, बड़े नेता को बोलते हुए, बीजेपी के किसी नेता को बोलते हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के बारे में? नहीं, क्योंकि जो उसके आरोपी छूटा उसकी मूर्ति बना दी गई समाज में। तो मैं देख रहा हूं कि इस तरह का जहर बनाया गया कि उस पैटर्न से पहलू खान की भी हत्या होती है और उस पैटर्न से सुबोध कुमार सिंह की भी हत्या होती है। इंसाफ दोनों को नहीं मिलता है। लेकिन इस क्रम में दूसरी तरफ जो हत्या करने वालों की भीड़ है, आप इस पॉलिटिक्स से हिंदू समाज के लड़कों को दंगाई बना रहे हो। मैं कहता हूं मत बनना, तुमको डॉक्टर बनना है। ये लोग तुम्हारा इस्तेमाल करके वोट लेके कुर्सी में मजे ले रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं ना। अगर मैं बहुसंख्यक समाज को कह रहा हूं कि तुम्हारे बच्चों को डॉक्टर बनाना है, दंगाई नहीं बनाना है, तो इसमें गलत है क्या कोई? लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, जो राइट विंग के बुद्धिजीवी हैं, उनका कहना है कि इतिहास लेखन से लेकर आज तक कश्मीर से पंडितों को बाहर निकाला गया, वो इशूज हो, कई ऐसे इशूज आए हैं, उसमें स्पेस नहीं दिया गया। आज जो लोगों के अंदर, आप लिखिए अपनी इतिहास, आप लिखिए, तथ्य दीजिए, तथ्य दीजिए, आप उसमें सोच दीजिए, लिखिए ना इतिहास। वो कहते हैं कि मौका ही नहीं, मतलब कौन मौका नहीं देगा? अब मैं आपको बताता हूं, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, हिस्ट्री पे भाषण देने चले गए बीएचयू में। जाइए भाई, आप तो जो चाहेंगे, आप केमिस्ट्री पे भी भाषण दे सकते हैं, क्योंकि आप अमित शाह हैं, क्योंकि कोई आपसे पूछेगा नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको वो स्पेस, काम नहीं करना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, दूसरी बात कर रहे हैं। सम्राट अशोक पे किताब लिखने के लिए नैनजोत लाहिड़ी ने कितनी किताबों का अध्ययन किया है? तो 250, 260 से अधिक किताबों का अध्ययन किया। इसका मतलब है अशोक पे अगर आपको जानना है तो करीब करीब 300-400 किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। पढ़िए। सर्टिफिकेट का तो पता है नहीं आपका, आज तक तो अपना सर्टिफिकेट नहीं दे सके, दुनिया को पढ़ाई का लेक्चर दे रहे हैं। फिर मैं बोल दूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदी प्रदेशों में अध्ययन की परंपरा घट गई है, अध्ययन का सिस्टम खत्म हो गया है। तो राम मंदिर दो और धारा 370 का इशू ले आओ, और आप देखिएगा, लिख के रख लीजिए जेब में कि ये दो इशू कश्मीर के लिए नहीं है और न राम के लिए है। ये हिंदी प्रदेश के नौजवानों की 2 से 3 पीढ़ियां बर्बाद कर देने के लिए है। ये इसी में बैठेंगे। तो मैं कहता हूं, अगर आपको धारा 370 जानना है, कश्मीरी पंडितों के बारे में जानना है, 10-20 किताबें पढ़ लो ना, पहले पढ़ लो। नहीं तो उसी तरह से होगा जो संसद में सरदार पटेल को लेकर झूठ बोल दिया गया। ये भी झूठ बोल दिया उन्होंने कि श्रीनगर में जमीन का दाम हुई है। ऐसा हो सकता है? मैं अरेराज से वहां कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ नहीं है, वो भी एक गरीब जिला है और गरीब इलाका है। तो क्या इन दिनों में उसका जमीन का रेट वही है जो 20 साल पहले था? जब यहाँ रेट बढ़ गया तो यहाँ कोई टाटा आया था खरीदना अरेराज में? नहीं ना। तो आम लोगों की ही खरीदारी से अगर उसका रेट बढ़ सकता है तो श्रीनगर में रेट नहीं बढ़ा होगा। सबको पता है कि श्रीनगर का जमीन का रेट जो है वो करोड़ रुपया का एकड़ का है या कट्ठा का है। तो फैक्ट्स नहीं बताया गया, तो झूठ पे चल रहा है, झूठ बोल दिया गया। वो कह रहे हैं संसद में खड़ा हो कि हाँ, ये कहते सरदार पटेल इसके खिलाफ थे। अरे भाई, उन्हीं के घर में 370 की रूपरेखा पहले तैयार हुई थी, खिलाफ कहां थे वो? तो सवाल पूछिएगा ना। जानना है 370 के बारे में तो थोड़ा पढ़िए, फिर आइए, फिर बात करते हैं। हम हर चीज का एक्सपर्ट नहीं है, पर हम ये खेल समझ गए हैं कि हिंदी प्रदेश के नौजवान जो है अब सवाल पूछ रहा है कि कितना माइग्रेट करेगा, कितना लोन लेके माइग्रेट करेगा। वो पूछ रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी क्यों कबाड़ बना हुआ है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी क्यों कबाड़ बना हुआ है, बिहार यूनिवर्सिटी क्यों कबाड़ बना हुआ है, गया यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी क्यों कबाड़ बना हुआ, पूछ रहा है। तो ये अब पूछेगा, क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद हुई है 5 साल में। अब पूछेगा तो उसको 370 दे दो और उसको फिर राम मंदिर दे दो। वो मस्त होकर इसी में घूमता रहेगा कि अब ये हुआ है कोई काम। समझ रहे हो ना? बस यही है। तो इसमें बहुत तरह के झूठ बोले जा रहे हैं। जब सरदार पटेल को लेकर लोग झूठ बोल सकता है, तो अब हम कौन सी बात ऐसी कहते हैं जिसमें दुनिया मानने जाएगी? तो फिर छोड़ दीजिए। फिर आप फेल हो गए, आप एजुकेशन पे फेल हो गए हैं, बुरी तरीके से फेल हो गए। यही बोले थे ना पटना यूनिवर्सिटी में कि हम, जब नीतीश कुमार ने कहा कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए, तो उन्होंने किस तरह से बोला था। और वहां वो कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी का दर्जा बदलने से हम रैंकिंग लाएंगे, टॉप रैंकिंग, 10,000 करोड़ का बजट देंगे। 2017 का साल था, पता कीजिए कितना बजट दिया उन्होंने, पता कीजिए 1000 करोड़। जब मैं यही बोलता हूं तो फिर कहता कि आप क्यों बोलते हैं ज्यादा। तो और बताइए क्या काम करें, भजन तो हमसे होगा नहीं। खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। लेकिन एक बात और है कि जिस इशूज को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं या जिन इशूज को आप दिखा रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई आप उनके सकारात्मक चीजों पर भी कभी प्रकाश नहीं डालते। कौन से सकारात्मक? आपकी पूरी इकोनॉमी डूबी हुई है। बॉडी लैंग्वेज है, मतलब बॉडी लैंग्वेज का मैं क्या करूंगा? नहीं लगता है कि एकदम क्रियाशील प्रधानमंत्री हैं। तो वो दिन भर टीवी पे दिख रहे हैं, तो काम कब कर रहे हैं? आपको पता है वो रग्बी पे ट्वीट किया उन्होंने। आप मुझे ये बताना चाहते हैं कि वो रग्बी में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं?
रेलवे का लड़का सब जो तैयारी करता है आपके सासाराम में, आपने उन्होंने जब प्रदर्शन किया तो आपने एफआईआर करके बंद करा दिया। मोतिहारी में, बेतिया में, सब जगह, छपरा में हजारों की संख्या में रेलवे के लड़के तैयारी करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि रेलवे का निजीकरण होगा कि नहीं होगा, तो आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं, रग्बी पे ट्वीट कर रहे हैं। और इस पे मैं सकारात्मक बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा इस पे सकारात्मक, और इस पे मैं सकारात्मक बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा इस पे सकारात्मक। हाँ आँख बंद नाक बंद खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बाप बंद छोटे थोड़ा शाप बंद। आप प्रधानमंत्री हैं देश में, लेकिन आपको लगता है कि कभी कुछ पॉजिटिव चीज भी इनका मतलब कौन सी चुनाव जीतने positive? की कला तो है उनको, नहीं, हाँ? चुनाव जीतने की कला तो उनको है। हाँ तो ठीक है, तो जिस दिन चुनाव जीतते हो तो उनको बधाई देता हूं, और क्या है, ये मेरा काम नहीं है ना। आप दिन भर अपने प्रचार में लगे हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपया पानी की तरह बहा दिया इस गरीब देश का, और मुझे क्यों करना? 99% मीडिया को खत्म कर दिया आपने। वो 24 घंटा उनके पॉजिटिव चीज में लगाने में लगे। उनसे तो कोई नहीं कहता कि भाई कुछ 2 सवाल भी पूछ लिया करो सरकार से, भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। लेकिन एक चीज और है ना। तो मैंने क्या कहा, लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा था तो मैंने उनको दिखाया कि इनको रोजगार दे, तो उनको स्पेस क्या करता मैं उसमें। आप लोगों को नौकरी नहीं दे रहे तो उसमें पॉजिटिव क्या बताऊं कि यस बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे हैं, और इस तरह से उन्होंने तड़पा कर उनकी जिंदगी को बर्बाद करके शानदार काम किया, ये मैं कहूं। तो मैं जाता हूं फिर सड़क पर नौजवानों से पूछने की तुम बताओ यही पत्रकारिता करो, तो बता दो, मैं कर देता हूं। देखिए आने वाले समय में अगर जनता ने इस मीडिया के खिलाफ नहीं लड़ा, वो बर्बाद हो जाएगी। सोचिए, क्योंकि अब जो तंत्र बना है वो इस मीडिया के जरिए उसको सूचना विहीन कर दिया गया। उसको धारा 370 पे कुछ मालूम नहीं है। लोग हमसे पूछ रहे थे, यानी वो सरकार ने जो कहा है उसके अलावा भी जानना चाहते हैं। वो हो सकता है कई लोग कहते होंगे, फैजान मुस्तफा लिखते होंगे, कई राजीव धवन लिखते होंगे, वो बात ही कहीं नहीं पहुंच रही नीचे तक। तो लोग जानना चाहते हैं, तो लोग हर तरह की बात सुन के अपना मत बनाना चाहता है, जरूरी नहीं है कि विरोधी करना चाहता हो। तो भारत के मीडिया ने क्या किया है ना कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम किया है। नौकरी पे, पर्यावरण पे, प्रदूषण पे, अर्थव्यवस्था पे कोई डिबेट नहीं है, जीरो। पाकिस्तान पे, हिंदू मुस्लिम पे खूब डिबेट है। ये मीडिया नहीं है संतोष जी, ये बहुसंख्यक घर के लड़कों को दंगाई बनाने का टेलीविजन है। लाइन अच्छी है, लिख लो, काम आए। और अगर लोग आज नहीं समझे तो फिर वो रोने नहीं आएंगे कि उनका बच्चा जिसको भेजा था उन्होंने डॉक्टर बनाने, वो तो कहीं राइट केस में फंसा हुआ है, किसी सुबोध सिंह को मारने के केस में फंसा हुआ है, फिर ना आए उसको बताने। क्या लगता है आप दिल्ली में जो विकलांग बच्चे थे रेलवे की परीक्षा को लेकर कितनी तकलीफ से आए थे, और ये 2013 का साल होता, अगर वो रात भर सड़क पे होते तो कैमरे लग गए होते कि ये मनमोहन सिंह सरकार की संवेदनशीलता है कि विकलांगों से 2 दिन तक कोई बात करने नहीं आया, वो किस तरह से ट्रेन पर अच्छा, चलकर आए, लेकिन यहां पर सब ब्लैकआउट हो गया है। तो ये मीडिया जो है जनतंत्र विरोधी मीडिया है, आप समझिए इस बात को। 2013 तक वो जनतंत्र समर्थक मीडिया थी, मतलब हाँ, जनता को उसको बचाए रहे। खत्म कर दिया गया मतलब ना। अचानक कैसे खत्म वो हुआ? आपको क्या लगता अचानक नहीं खत्म हुआ, वो डिजाइन के तहत खत्म हुआ, वो डिजाइन की तरह खत्म हो चुका है। मतलब बहुत दिन हो गया खत्म हुए उसको, इसीलिए कोई रिस्पांस नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं मीडिया के बारे में बोलता हूं तो लोग कहते हैं मोदी जी के बारे में क्यों बोलते हैं। मैंने कहा भाई मैंने मोदी जी के बारे में कब बोला? ये है इमेज का घालमेल करना, सवालों का घाव, क्योंकि उनकी पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, तंत्र है, आईटी सेल है, तो कुछ भी संभव है इस दुनिया में। हर समय देखिए तो पोस्टर चारों तरफ लगा हुआ है, लेकिन काम ढूंढिए तो कहीं मिलता नहीं है। राइट विंग के जो लोग हैं वो कहते हैं कि रवीश जी को पुरस्कार या फिर अभी जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत का जो एक कह सकते हैं छवि बन रही है, उसको लेकर जो है सो इन लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है कि भाई ये लोग जो है सो, और ये होता रहा है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जो है, मतलब भारत में जो विरोधी तत्व हैं उनको इस तरह से जो है सो पुरस्कृत करके वो एक रेखा खींचना चाहती है। उसी के तहत आपको भी अवार्ड मिला, और आपके बारे में तो भाई कम से कम कोई बधाई भी आपको नहीं दी, किसी ने चर्चा भी नहीं की। लेकिन नोबेल पुरस्कार वाले में तो लोगों ने चर्चा कर दी कि भाई इनको इसलिए पुरस्कार दिया गया कि ये इस तरह की इस लाइन के खिलाफ है। पीयूष गोयल ने कहा था, जिनके रेलवे का हाल बता दूं आपको, अभी मैसेज आया आपके, आप इंटरव्यू जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पीयूष गोयल ने कहा कि इनको नोबेल मिला है इसलिए क्योंकि ये लेफ्ट के समर्थक हैं। ठीक है, तो उनका हाल मैं बता देता हूं कि ये किस तरह से डाइवर्ट किया जाता है। मैं और मेरे साथ 10,000 छात्र असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन के लिए चयनित हैं, नौकरी हो गई है, पास कर गए, लेकिन इलाहाबाद बोर्ड से कोई भी अपडेट नहीं दिया जा रहा। आखिर क्यों? लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं, फिर भी अभी तक हम लोग बेरोजगार हैं। क्यों? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ठीक है, तो जो मूल काम छोड़ के पीयूष गोयल किसको नोबेल मिला है, क्यों मिला है, इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। यही गेम समझना है आपको। ठीक, तो अगर वो विदेशी ताकतों और भारत विरोधी ताकतों को नोबेल मिला होता है ऐसा, तो रविंद्रनाथ टैगोर भी भारत विरोधी थे, उन्हीं का लिखा हुआ गाते हैं आप जनगणमन। ऐसा तो रविंद्रनाथ टैगोर भी भारत विरोधी थे, उन्हीं का लिखा हुआ गाते हैं आप जनगणमन। सुन मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा, जिस तरह फ्लॉप हुआ अब क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने। सीवी रमन भी भारत विरोधी थे। किस किस को आप भारत विरोधी कहेंगे? सिर्फ इसलिए कि इनके राज में मिल गया किसी को? नहीं ना, नहीं कहेंगे ना। तो इसीलिए ये जो डिजाइन बना, इससे सावधान रहना चाहिए जरा सा। हिंदुस्तान के बहुत लोग काबिल लोगों को मिला है, ऐसी बात नहीं है, मुझसे पहले बहुत लोगों को मिला है। मैं भी उस भारत से बहुत प्यार करता हूं,
ठीक है। अब लोग मुझसे पूछते हैं आपको प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बधाई दी, मैंने ये सवाल आप उनसे कर लीजिए, उनसे कर लीजिए। आप खुद सोचिए कि उन्होंने क्यों नहीं बधाई दी। दे देते तो जिस सोशल मीडिया का जो गैंग बना ना आईटी सेल का, वहीं कोलैप्स हो जाता। तो एक पूरी इंडस्ट्री खड़ा की गई है रवीश कुमार को बदनाम करने की, गाली देने की। वो जिस दिन बधाई देते ना, वहीं उनका नायक खत्म हो जाता वहां पे। वो समझ में नहीं आता आईटी सेल की अब क्या करें, जिसको लेके हमने इतनी गालियों का संसार रचा, जिसकी माओं को बहनों को इतनी गालियां दी हमने, उसको प्रधानमंत्री बधाई दे रहे हैं। तो मुझे गाली देने वालों के नायक तो वही है ना, वो तो सब खुद ही लिखते हैं अपने प्रोफाइल में। ये मैं संघ के लोगों को भी कहता हूं कि आप देखिए कि आपका लिख रहा है कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग इस आरएसएस को नहीं जानते थे। आपको चिंता करनी चाहिए कि आपके भीतर इस तरह की भाषा करने वाले, क्योंकि आप ही दावा करते हैं कि आप चरित्र निर्माण पर जोर देते हैं। ये कौन सा चरित्र निर्माण हुआ है? तो इसलिए उन्होंने बधाई नहीं दी। उन्होंने बधाई नहीं दी इसका मतलब नहीं कि हम कोई देश विरोधी ताकत है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं उन नेताओं से बहुत अच्छा हूं जिन्होंने जो अपने चंदे का हिसाब नहीं देते हैं, ठीक है, उनसे बहुत अच्छा हूं मैं। लेकिन ये पुरस्कार को लेकर जो है उनकी छोटी सोच है और कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ याद करिए वो दौर, हम लोग स्थानीय मीडिया में भी अनुभव ये रहा कि जो बीजेपी या संघ के लोग थे, जिस समय में मतलब वो स्पेस नहीं था जो आज सत्ता में जितना बड़ा स्पेस उनके पास, मीडिया के फ्रंट पेज से लेकर पीछे के पेज पे हमेशा वो बने रहते थे। हाँ, और अपने तरीके से वो मीडिया के पास अपनी बातों को, समस्याओं को लेकर बहुत ही मधुर रिश्ता रहा है बीजेपी के कार्यकर्ता। मेरा प्राइम टाइम का 14 से पहले का देख लीजिए, कई प्राइम टाइम ऐसे हैं जो बीजेपी विपक्ष है ना, उसमें उसके उठाए गए सवालों से शुरू होते थे कि विपक्ष ने उठाया है, अब आप जवाब दीजिए, आप सरकार में हैं तो इनको जवाब देना पड़ेगा। अब क्या है, विपक्ष उठाता है तो मीडिया डिबेट करता है, उसको गाली देने लगता है। तो करते करते विपक्ष को संतोष जी गायब कर दिया मीडिया। अब लोगों को आदत हो गई है, पूछना चाहिए सरकार से, मतलब विपक्ष भी कुछ नहीं करता। नहीं, विपक्ष कैसे करेगा? आपको आप खुद मजाक उड़ा रहे हैं, आपका मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा किसी इलेक्शन में विपक्ष को, आप कह रहे हैं विपक्ष है नहीं, तो विपक्ष बनता कैसे है? और जब वो जाता है तो चुनाव शुरू होता है तो आप पहले तो सीबीआई की क्रेडिबिलिटी थी वो जीरो हो गई धीरे धीरे, तो अब आप ईडी ले आए, एक नया भौकाल। तो ईडी के जरिए आप वो करते हैं, एक वीडियो रिलीज होता है, चुनाव के समय होता है, उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है, बाद में पता चलता है जिसके यहाँ ईडी की टीम गई थी वो बीजेपी में चला आया। समझ रहे हो? जबकि मुझे लगता है कि जनता सुनना चाहती है कि 370 पे दूसरा, तीसरा, पहला, तीनों पक्ष क्या है, तो उसको जानकारी नहीं दी जा रही। वो ट्रक पे जो लिखा रहता है ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, कश्मीर के बारे में जो अंतिम बोध बना हुआ है इसी ट्रक से बना हुआ है। तो ट्रक पे लिखे हुए स्लोगन से आप किसी मुल्क के किसी हिस्से की नियति का फैसला मत कीजिए। तभी तो 5 दिन पे आप देखिए ना, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम 5-5 चैनलों पर हो रही है का डिबेट हो रहा है ना, इसी वजह से कि कंटेंट कोई और डिसाइड कर रहा है या किसी और के लिए डिसाइड किया जा रहा है। अब ये तो लोग समझ रहे हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो देखिए भाई, नहीं समझ रहे हैं तो आपका फैसला मतलब है। तो ये विपक्ष को गायब कर दिया गया संतोष जी। लेकिन ये जो तमाम मीडिया में अभी जो एडिटर हैं या चीफ रिपोर्टर हैं, उस रैंक के जो पत्रकार हैं, 2013-10 के दौर के हैं, इतना मतलब अचानक आत्मसमर्पण की स्थिति में वो कैसे आ गए? आ गए, अब क्या करेंगे वो? तो क्या लगता है, आप तो सोसाइटी में बैठते हैं। इस देश में देखिए सिस्टम नहीं है। एक थानेदार भी चाहेगा ना तो एक एमपी को रुला सकता है फर्जी केस में, और पार्लियामेंट में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ जी ही रोए हैं। तो कोई सिस्टम नहीं है। आपको बहुत आसानी से फर्जी केस में फंसाया जा सकता है, आपको बदनाम किया जा सकता है, बिना मतलब का 3 महीने तक जेल में ठूंस के रखा जा सकता है। तो सब डरे पड़े हैं, डरे पड़े हुए हैं। और फिर सबका एक वैचारिक परिवर्तन को लेकर आप वो जो गोदी मीडिया एक तरह का वो दूसरा एक धार्मिक जुनून उन्माद फैला रहा है, वो बना है। तो इतना आसानी से नहीं, बहुत धक्के से एक झटके में सब कर दिया गया था। और वो 2014 का चुनाव के बाद शुरू होते ही पहले 3 महीने में ये काम हो चुका था। हमारा मीडिया जातिवादी मीडिया तो है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो भ्रम में थे कि ये सेकुलर मीडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मीडिया है। ना ये सेकुलर मीडिया था ना कॉन्स्टिट्यूशनल मीडिया था। इसलिए इसको जैसे ही मौका मिला, जरा सा लगा कि कोई कंधे पे हाथ रखता है, ये अपने असली रंग में आ गया है। क्या होगा? हम सवाल उठाते रहेंगे ताकि हमारा लोकतंत्र इन चुनौतियों से, चुनौती के दौर से गुजर रहा है। सुंदर देश है, सुंदर लोग हैं, ऐसा है, मेरा तो किसी से नफरत है नहीं। समभाव, गीता में कहा गया है, स्थित प्रज्ञ रहिए, समभाव, जो आया है उसको जाना है, यही सत्य है। हाँ, तो विनम्र सर झुकाइए, लेकिन बोलते समय सही बात साहस के साथ कह दीजिए, कुछ नहीं होता है चाहिए। अगर आप अपने वतन को प्यार करते हैं तो कोई बात कहने में आप डरिए नहीं। अगर आप डरते हैं तो आप अपने वतन को प्यार नहीं करते। अगर आप किसी को कहने से डराते हैं तो अपने वतन को प्यार नहीं करते हैं। और अगर कोई बात आपसे अलग कहता है, उससे नफरत करते हैं, तो आप अपने वतन को प्यार नहीं करते। अब बताइए मैं क्या करूंगा? म्यूजिक